नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो चेतावनियां दी हैं, जो अपील की है और जो देशभक्ति की सीख सिखाई है उस पर। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 राज्यों में चुनाव के तत्काल बाद हैदराबाद के ग्राउंड से देश के 140 करोड़ जनता को अपील की है कि सोना ना खरीदें, विदेश ना जाएं, पेट्रोल डीजल का कम से कम उपयोग करें। यही आपकी देशभक्ति है। उन्होंने ये भी कहा है कि पूरे देश में कोई भी आपके परिवार में कार्यक्रम हो, सोना मत खरीदना, गहने तो बिल्कुल मत खरीदना। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री जी की बात को यदि मान लिया जाए तो केवल और केवल गहने बनाने वाले और गहने बेचने वाले 50 लाख परिवारों के चूल्हे कैसे जलेंगे। और यदि प्रधानमंत्री जी की दूसरी अपील को भी स्वीकार किया जाए तो 1 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार होने के कगार पर हैं। आखिर प्रधानमंत्री जी को ये अपील क्यों करनी पड़ी? क्या केवल युद्ध के कारण कर रहे हैं या कोई और कारण है? यदि एक और प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री कहते हैं कि ये सब बकवास है, हमारे यहाँ पर्याप्त भंडारण है, खासकर कच्चे तेल का, पेट्रोल का, डीजल का, गैस का। दूसरी ओर प्रधानमंत्री कहते हैं कि यदि आप उपयोग नहीं करेंगे तो देशभक्त कहलाएंगे, तो उपयोग करेंगे तो क्या वो देशभक्त नहीं होगा? इतने सारे सवाल हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की अपील के बाद देश के 140 करोड़ लोग डरे हुए हैं। और डरे इसलिए कि क्या देश में पहली बार, आज़ादी के बाद पहली बार आर्थिक आपातकाल लगाने की तैयारी है? क्या देश में महंगाई की सुनामी आने वाली है? क्या हमारा जो पैसा बैंकों में रखा है वो सुरक्षित है? ऐसा तो नहीं है कि कल देश में आर्थिक आपातकाल लगा के हमारे ही पैसे को बैंक में रोक दिया जाए। आपका 1 लाख जमा है तो आपको खर्चे के लिए 10,000 मिलेंगे, कल नहीं मिलेंगे। क्या हालात देश के बनने वाले हैं? आज मेरे साथ मध्य प्रदेश के युवा तर्क और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव जो मध्य प्रदेश में विधायक रह चुके हैं, युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, कुणाल चौधरी, मैंने अपने स्टूडियो में बुलाए हैं। खूब पढ़ते हैं और तमाम सारी चीज़ों को नज़दीकी से देख रहे हैं। हम उनसे समझते हैं। एक अपील आप सबकी ओर से मैं कुणाल जी से करूंगा कि इन तमाम सारी चीज़ों को आप राजनीतिक चश्मे के बजाय आम आदमी के जीवन के चश्मे से देखकर आज यहाँ पर बोलेंगे। कुणाल भाई, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। वाकई प्रधानमंत्री की इस स्पीच को सुनने के बाद आम आदमी डरा हुआ है, सहमा हुआ है। क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? देखिए, पहली बात, प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी बात किस जगह से कही? हैदराबाद से, हैदराबाद, तेलंगाना की रैली से। ये बात दिल्ली में बैठ के संसद के अंदर चर्चा करके इस देश को बता के नहीं हो सकती थी? जो जिस तरीके से देश को एक संबोधित करके नहीं हो सकती थी? अगर देश के प्रधानमंत्री ने लोगों से उम्मीद करी, अपील करी कि आप विदेश मत जाओ, ईंधन कम करो, सोना खरीदना बंद करो, जैविक खेती के ऊपर जाओ, आप खाद मत उपयोग करो, ये सारी चीज़ें उसके अंदर जो अपीलें करी है, पर सरकार ने ये बताया कि हम जनता के लिए क्या कर रहे हैं, सरकार का दायित्व क्या होता है, कि ये आपसे हमें उम्मीद है, हमारे कर्तव्य है और करना चाहिए, हर नागरिक को करना चाहिए। पर सरकार के क्या दायित्व है और वो क्या निभा रही है, इस बात को करी उन्होंने। और उसी जगह हैदराबाद में जिस जगह वो अनाउंस कर रहे हैं उसी जगह रोड शो करते हैं। क्या उन गाड़ियों हवा से चलती हैं या पानी से चलती है? वहीं से उड़ के जाते हैं 8,000 करोड़ के प्लेन के अंदर जामनगर उसी दिन, और जाके वहाँ रोड शो करते हैं। वो गाड़ियाँ, वो जो लोग भीड़ लाए गए, वो हवा से चलते हैं, पानी से चलते हैं। अगले दिन सुबह फिर सोमनाथ में रोड शो होता है और रोड शो के साथ एक एयर शो होता है। क्या वो प्लेन, इनकी गाड़ियाँ हवा से चलती है, पानी से चलती है? उसी दिन मैं देख रहा था कि शिवराज जी और मोहन जी यहाँ पे को हेलीकॉप्टर से घूमते हो। खुद शिवराज जी ने रील डाली है और जितने बढ़िया कि वो उसमें घूम रहे हैं। क्योंकि वो तो 8 लाख गुना किसान की इनकम बड़ी है उनके हिसाब से, तो उन खुद की, क्योंकि किसानों की, तो वो हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं। उम्मीद सिर्फ जनता से
ये बात भी है कि मोदी जी पे भरोसा करो। मोदी जी ने कहा ताली बजाओ, जनता ने ताली, पढ़े लिखे लोगों ने ताली बजाने का काम करा, थाली बजाओ थाली बजाने का काम करा, दिया जलाओ दिया जलाने का काम करा, लाइन में लग जाओ लाइन में लग जाने का काम करा, नोटबंदी कर दो। एक अंधा भरोसा देश ने मोदी जी पे करा। मोदी जी ने कहा मैं आतंकवाद की कमर तोड़ दूंगा, आप 50 दिन मेरे को दे दो। क्या आतंकवाद की कमर टूटी? पहले आपने जो बातें कही उससे क्या हुआ? क्या देश की सरकार को इतनी गंभीर नहीं है कि इतनी बड़ी समस्या क्या एकदम से आ गई? ये विश्व के अंदर, अगर एशिया के अंदर इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, आप एक जगह डोमेन शिफ्ट करने की लड़ाई चल रही है, और ये बात इस देश के नेता प्रतिपक्ष ने मार्च के अंदर बात कही थी और सीधे चेतावनी दी थी कि एक आर्थिक सुनामी देश के अंदर आना चाहिए। राहुल गांधी जी ने, देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने ये बात सदन के अंदर कही कि देश में आर्थिक सुनामी आने वाली है, हमें इसके ऊपर चर्चा करना चाहिए। उनका भाषण सुनना उस समय का जो शुरुआत का था कि 3 चीज़ें जो हिंदुस्तान के पास है। हिंदुस्तान के पास एआई के लिए सबसे बड़ा डाटा है, हिंदुस्तान का कृषि सेक्टर वो बहुत बड़ा अपने आप में है, और एनर्जी। 3 चीज़ों के ऊपर वर्ल्ड की अब आगे की चीज़ें चलेगी। आपने एनर्जी सेक्टर किसके आगे गिरवी रख दिया? अमेरिका के आगे। मतलब अमेरिका तय करेगा कि आप कहाँ से तेल लोगे। आप वो अमेरिका कहेगा 1 महीने के लिए ईरान से ले लेना, ठीक है सर। 1 महीने के लिए आप रशिया से ले लेना, ठीक है सर। है मतलब ये बात हम क्या कर रहे हैं? क्या हमने 2014 तक जब मनमोहन सिंह जी ने जितने रिजर्व्स बनाए थे या बनने की प्रोसेस में चल रहे थे, उसके बाद कोई नए हमने रिजर्व्स की तैयारी करी? चाइना का आज ऑयल रिजर्व क्या है, कैपेसिटी, एनर्जी कैपेसिटी क्या है, हमने क्या करा? हमारे 72 दिन का है। नहीं 72 दिन, आप समझिए तो कब तैयार हुई? क्यों हमने इसकी तैयारी अभी क्यों नहीं करी? जब विश्व में युद्ध की तैयारी चल रही थी तो हर देश अपने रिजर्व बढ़ाने में लगा हुआ था, और हम आनंद करने हुए बैठे थे क्योंकि हमने रिजर्व की तैयारी, जो हमारे पास रिजर्व कैपेसिटी होती है उसकी तैयारी। लेकिन आप ये तो देखिए, अमेरिका ने रेट बढ़ा दी, पाकिस्तान ने रेट बढ़ा दी, हमारे यहाँ आज भी पेट्रोल और डीजल की रेट नहीं बढ़ी। किसने कहा कि $140 के ऊपर मनमोहन सिंह जी 55 रुपये डीजल दे रहे थे? $143 प्रति बैरल तक पहुंच गया था 2013-14 तक, है ना। जब कितने में दे रहे थे मनमोहन सिंह जी? 50-55 में डीजल, 70 रुपये के अंदर पेट्रोल दे रहे थे। आज ये 100 के ऊपर, अगर आपको, इनने तो कहा था कि हम इसको 30 कर देंगे, वो एक बाबा भी आए थे, उनने भी कहा, तब बड़े बड़े भाषण दिए थे। तो मेरा तो निवेदन है, मैं कोई ये बात नहीं, देश को ये इस बात को, इतनी गंभीर बात को, जब देश के नेता प्रतिपक्ष, क्योंकि यहाँ पे ही नहीं, फिलीपींस के राष्ट्रपति ने करा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसकी घोषणा हुई, वो ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति ने 2 बार। कुणाल भाई, मैं आपको क्षमा चाहते हुए रोकते हुए ये पूछ रहा हूँ, देश के अगले 1 साल के हालात क्या होंगे? आप क्या देख पा रहे हो अपने अनुमान से, अपने अनुभव से? और प्रधानमंत्री का ये जो स्पीच है वो किधर संकेत दे रहा है आने वाले 365 दिन इस देश में क्या होने वाला है? देखिए, जिस तरह के आर्थिक सुनामी में हम जाने वाले हैं और जिस तरह की बेरोजगारी बढ़ने वाली, आपने किसी सेक्टर के लिए काम कर, एक देश के ऊपर जब 2014 में ये सारे आप आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा, मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूं कि हमें क्या क्या सतर्कता बरतनी है, क्या होने वाला है वो बताइए। मैं यही तो पूछना चाह रहा हूं सरकार से कि सरकार ने इन सेक्टर, आपने कहा कि सोना खरीदना बंद कर दो, पर सोने के पीछे जो कारीगर लगता है, आपको तो लग रहा है कि 50 लाख 1 करोड़ कारीगर लग रहे हैं, पर हर दुकान पे बैठा वो एक सेल्समैन भी है, वो एक लाने ले जाने वाला सब मिला के मैंने आपको 50 लाख बताए 50 लाख नहीं, अगर अनऑर्गेनाइज टाइप का भी सेक्टर बहुत बड़ा है, गांव के अंदर छोटी छोटी जो दुकानें हैं ना इस हिंदुस्तान के अंदर, ये आपको शहर और ये सारी चीज़ें दिखती है, पर मैं गांव का व्यक्ति हूँ, मैं गांव को देखता हूँ कि उस गांव के अंदर कितने छोटे छोटे सी जगह पे बैठे लोग हैं, एक कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था, और उसके पीछे जो छोटा छोटा सा कारीगर है, उसके लिए आपने कोई तैयारी करी है क्या? कि उसको आपने, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि नोएडा के अंदर बड़ा वो हुआ था कि किसानों ने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन, मजदूरों ने एक बड़ा आंदोलन करा था। उन मजदूरों में भी किया, सूरत में भी करा, वहाँ पे भी करा, पर वो कौन सा बिल लेके आया जो 5 साल से नहीं लाए थे, उसको जारी कर दिया कि पहले अगर 100 से ज़्यादा मजदूर आपको निकालने होते थे फैक्ट्री मालिक को, तो आपको सरकार की परमिशन लेनी थी। अब 300 तक फ्री कर दिया इन्होंने कि 300 मजदूरों को आप समझिए, देश की अर्थव्यवस्था तब चलेगी जब इस देश के गरीब, मजदूर, किसान, आपकी जीडीपी चलेगी कैसे? मनमोहन सिंह जी के समय 8.5% कैसे क्यों दौड़ती थी? विश्व के अंदर आर्थिक मंदी थी, पर कभी इस देश को वो
एहसास ही नहीं होने दिया मनमोहन सिंह जी ने 2008 में, और ओबामा कह के चले गए कि मनमोहन सिंह जी आपके जैसे व्यक्तित्व को मानना पड़ेगा, और खुले दम मतलब अमेरिका का प्रेसिडेंट खुली प्रेस के अंदर तारीफ करते हैं कि इनके कारण ही विश्व की मंदी को बचाने में भी मदद मिली, क्योंकि इनके जैसा व्यक्तित्व था। देश की नीति और नीयत क्या है? हम कहाँ खड़े थे 2014 में? 55 लाख करोड़ का कर्ज था इस देश के ऊपर। आज कितना हो गया मालूम है? 250 लाख करोड़। मतलब 70 साल की सारी सरकारों, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे संवित की हो, सब ने मिला के लिया था 55 लाख करोड़ का कर्ज। और पिछले 12 साल में आपने 200 लाख करोड़ का 4 गुना बढ़ा दिया, अकेले ले लिया। मतलब 250 लाख करोड़ का आपने कर्ज कर दिया। करा क्या आपने? क्या किसान की इनकम बढ़ गई? क्या गरीब की इनकम बढ़ गई? क्या आपने प्रधानमंत्री कुटी के पैसे बढ़ा दिए? आपको एक ऑर्गेनाइज, मतलब इस हिंदुस्तान की इकोनॉमी। अब आपने कहा कि आप भैया खाद का उपयोग मत करना। मेरे लिए चिंता का विषय है, आपने अमेरिका से बाजार खोल दिया। वो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड से खेती कर रहा है, वो मैकेनाइज खेती कर रहा है, वो खाद उपयोग कर रहा है, और मेरे यहाँ के किसान को आप कह रहे हो कि हम खाद भी नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब सीधी बात है, आप खाद के जैविक खेती की ओर जाओ। अब आप उस सेक्टर के किसानों को मतलब आपने कैसे आपने छोड़ दोगे? आप अलग अलग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के अंदर जितनी यूनिट्स है उनका क्या होगा? आपने कह दिया वर्क फ्रॉम होम करो। आप खुद विदेश घूमने चले गए। आज ही भोपाल का फ्रंट, एक बड़े अखबार का फ्रंट छपा हुआ है कि एक नेता जो बीजेपी का है, जिसको इन्हें कौन सा पद दिया है, छोटा मोटा कुछ पद दिया, पाठ्य पुस्तक निगम का अध्यक्ष बनाया, पाठ्य पुस्तक, सौभाग्य सिंह ठाकुर 700 गाड़ियों से आया। तो क्या सारे नियम, सारी देशभक्ति सिर्फ जनता से चाहिए? मतलब मेरे को कई बार लगता है कि वो वर्कर, वो वोटर जिसने, हो सकता है मेरे से नाराजी हो, कांग्रेस से नाराजी हो, किसी कारणवश इनको वोट दे दिया, तो क्या उसको इतना बड़ा मानसिक गुलाम बना दिया कि वो उसकी गुलामी की पराकाष्ठा करा दी कि वो हर बात को जस्टिफाई करने में लगा हुआ है? मतलब उसके लाइन आज सेक्टरों की आप देख लो। आपने जब किसान को डीजल चाहिए था तब लाइन लगवा दी, बोले कुप्पी में नहीं देंगे, उसमें नहीं देंगे। मैं कुणाल भाई, आप जैसे व्यक्ति से, अनुभवी व्यक्ति से अपने व्यूअर को ये मतलब सचेत कराना चाहता हूं कि आने वाले समय में क्या क्या सावधानी बरतनी है। वो कैसे अपना पैसा घर में रखे या बैंक में रखे, क्या करें अगले 360 दिन, मतलब अपने बच्चों को पाल के वो कैसे निकल सकता है? पहली बात मैं चाहता हूं कि वो बताइए। मैं आपको बताऊं, पर मैं जिस सेक्टर में रहता हूं, मैं हूं गांव का आदमी, टोटल मैं रहता हूं गांव के अंदर। वहाँ पैसे है नहीं, कुछ चुनिंदा मतलब थोड़े बड़े लोग होंगे जिनके पास पैसा है। आज तो किसान है ना, घर इसलिए नहीं जा रहा है कि उसको राशन वाला है, उसको बैंक में रखना चाहिए या घर में रखना चाहिए। अब ये तो सरकार को बताना चाहिए कि क्या करना चाहिए। मैं इतना बड़ा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ कि सरकार बताए कि भैया घर रखो, क्योंकि घर रखोगे तो वो काला धन कहने लग जाएंगे। आपने घर में रख लिया तो बोले इनने अच्छा, तो क्या क्या आफत आने वाली है? देखिए आफत, आप चीजें, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो संकेत दिए उससे लोगों में दहशत है। देखिए संकेत देने की जगह देश के प्रधानमंत्री को ये बताना चाहिए था कि इस देश के लिए हम ये कर रहे हैं, आपके लिए ये क्या ट्रकों के जो चलेंगे उनके लिए हम क्या सब्सिडीज़ करेंगे, क्योंकि आप ट्रांसपोर्ट से व्यवस्थाएं क्या ठीक करेंगे। मतलब सरकार का काम सिर्फ ये कि आप ये मत करो। उन्होंने तो बोल दिया कि ट्रकों में नहीं, ट्रेन से भेजिए माल अपना। नहीं, ट्रेन से भेजिए। आप क्या समझ रहे हैं कि हर सेक्टर के अंदर तो ट्रेन है? जो ट्रांसपोर्ट में लगे हैं उनका क्या होगा? नहीं, ट्रांसपोर्ट में हर चीज, उन्होंने कहा है कि लोकल ट्रांसपोर्ट का क्या होगा? अब आप ट्रकों में बुक करने के बजाय ट्रेन से बुक करिए। लोकल ट्रांसपोर्ट का क्या होगा? वही में वो पूरे ड्राइवर्स लगे पल्लेदार का क्या होगा, हम्बाल का क्या होगा, ट्रक ड्राइवर का क्या होगा, मैं आपसे बोल तो कह रहा हूं, क्या होगा? सवाल ये नहीं है। हिंदुस्तान का इतना बड़ा वो है डाइवर्सिटी, इतने लोग इन चीज़ों के अंदर लगे हुए हैं। आपने कह दिया शादी मत करो अच्छी बड़ी, आपने कह दिया ये प्रोग्राम में मत करो, वो आप नहीं करोगे तो बाजे वाले का क्या होगा, वो घोड़ी वाले का क्या होगा, वो गरीब आदमी जो लेके चलता छाता उसका क्या होगा? आप समझिए, इस हिंदुस्तान के उस अनऑर्गेनाइज सेक्टर की एक बार आपने नोटबंदी करके कमर तोड़ी, ऑर्गेनाइज सेक्टर की आपने गलत जीएसटी लागू करके तोड़ी,
अभी आपने पूरी तरीके से अमेरिका के साथ जो एफसीन के डर से बैठे हो, उससे डर से जो आपने 3% से 18% टैक्स करा लिया, उससे आपने पूरे ऑर्गेनाइज सेक्टर की तोड़ दी। और अब जो रहा सहा जो छोटा मोटा सेक्टर चलता था उसको कह दिया कि अब तुम वर्के, मतलब आपने ऐसा आत्मनिर्भर भारत बनाया 12 साल के अंदर कि मतलब 10-15 दिन का युद्ध चला। प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि आपको देशभक्ति करने का मौका मिला है। तो सिर्फ देशभक्ति जनता ही करे, प्रधानमंत्री नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जा रहे हैं 5 दिन के दौरे पे, तो वो क्या यूरोप के दौरे पे, तो वो नहीं कर सकते क्या ये बात? वो ऑनलाइन नहीं कर सकते क्या? कैसा कौन सा काम है? या फिर अभी जो शिवराज जी और मोहन जी गए थे, ये हेलीकॉप्टर की जगह गाड़ी से नहीं जा सकते थे, 2 गाड़ी से? ये 700 गाड़ी आई जो आज वो कौन से पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष है। आज ही अभी शपथ ग्रहण समारोह है आसाम में, हाँ, सुना है 20 विमान उतरे हैं। तो 20 विमान उतरे, तो राष्ट्रभक्ति सिर्फ जनता करेगी, है ना? मतलब उसको खाने का तेल मत खाओ, मतलब आपने क्या कह दिया, अब तुम तेल भी मत खाओ। क्या ये लोग खाना छोड़ देंगे? या फिर आज आसाम के अंदर जो 56 भोग बन रहे होंगे, क्या उसके अंदर तेल का उपयोग नहीं करा है? इन्होंने पानी का उपयोग करा है। 20 विमान उतर रहे हैं तो वो कैसे, मतलब हवा से चल रहे हैं, पानी से चल रहे हैं? ये भी तो बताए जनता को कि ये 20 विमान बड़े बड़े, अभी 3 महीने पूरे देश में चुनाव था, जितने हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, गाड़ी घोड़े, जब देश का नेता राहुल गांधी इस बात को चेता रहे थे कि सदन के अंदर चर्चा करो, तो वहां पे क्या कर रहे थे? सदन का 1 घंटे का 2.5 लाख रुपए या 1 मिनट का 2.5 लाख रुपए खर्चा होता है। और तो मतलब इस देश के अंदर वेस्ट एशिया के ऊपर इतना बड़ा वो चल रहा है और उसके ऊपर चर्चा करना मतलब वेस्टेज ऑफ मनी है। और अभी देश के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधन करा था, किस बात के लिए करा था? मतलब महिला आरक्षण के पीछे खड़े होकर देश के अंदर गलत परिसीमन करने के लिए, उस पर रोने के लिए, कोसने के लिए। क्या उस समय इस देश को चेताने की जरूरत नहीं थी? अगर इतनी समस्या एकदम से तो नहीं आ गई होगी देश के अंदर, अगर ये समस्या 3 महीने से चल रही है तो देश को पहले दिन क्यों अवगत नहीं कराया कि इस तरह की दूरदृष्टि के साथ एक नेता है? राहुल गांधी कोरोना पे पहले आपको चेता देते हैं, राहुल गांधी वैश्विक मंच की नीतियों पे चेता देते हैं, आर्थिक चीजों के ऊपर चेता देते हैं। वो तीन मतलब एक सवाल छोटा सा है मेरा। हाँ, देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काफी चिंतक विचारक लोग बैठते हैं, हर चीज पर वो मतलब तो मोहन भागवत जी की रुकवा दो आप। मेरा एक निवेदन है, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि देश जिस चौराहे पे आके खड़ा हो गया है, हम आर्थिक आपातकाल के मुहाने पे खड़े हो गए हैं, तब संघ की क्या भूमिका देख रहे हैं? ये टोटली संघ की भूमिका है। इन्होंने देश को जो घुटनों पे ला के रखा है, ये आरएसएस की उस विचारधारा नहीं करा है जिसने इस देश के अंदर, एक इनकी किताब है, गोलवलकर की है, किसकी ये किताब है, जिसमें लिखा है कि 95% चीज़ों को, देश की संपत्ति को, 98% संपत्ति को 5% लोगों के पास कर दो और उन 5% पे सारी जनता को आश्रित कर दो। आप अभी अंडमान निकोबार प्रोजेक्ट देख रहे हैं, 1 करोड़ से ज्यादा पेड़ काटे। वो तो पढ़ते हैं तो रोना आता है यार, मतलब रोना आ गया है ना। आप पेड़ काटे जाएंगे। एक मणिपुर जल रहा है, कितनी निर्मलता। मणिपुर जल रहा है, ये इधर उधर डंडा लेके यहाँ पे यूं करते रहते, जाए ना मणिपुर। मतलब पूरी देश के अंदर, बंगाल में चुनाव हुआ, 3200 कंपनियां लगाई देश के अंदर। कितनी? 3200। मध्य प्रदेश में 2.25 लाख लोग थे। मध्य प्रदेश में कितनी लगती है? 55 कंपनियां। और वहाँ कितनी लगाई? 3200। मणिपुर जो रहा उसके लिए नहीं आई, है ना। 20 प्लेन आज आसाम चले जाएंगे पर मणिपुर जाके नहीं आएंगे। मणिपुर चल रहा है। यहाँ पे अभी आपने पन्ना और छतरपुर देखा, कल जीतू पटवारी जी गए हैं कि क्या हालत है कि लोग चिता पे को बंद कर दिया। अमित भटनागर चिता के ऊपर लेटे हुए हैं, मतलब चिता वाली उस पे स्थिति पे। ये आदिवासी हैं, ये आदिवासी हैं, उड़ीसा के आदिवासी है। उड़ीसा जल रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर हालत खराब, मणिपुर के अंदर हालत खराब, पंजाब में ब्लास्ट हो रहे हैं, आपको उसकी चिंता नहीं है। और आप एक प्रधानमंत्री हो या प्रचार मंत्री, मतलब आपको इतने गंभीर विषय के ऊपर रैली से कह के निकल जाना। एक बात बताइए, इतनी सारी कमियां खामियां सब बताते हो आप, फिर भी जनता कांग्रेस के साथ खड़ी क्यों नहीं हो रही? क्या इससे जनता की समस्या दूर हो जाएगी खड़े नहीं होने? तो मैंने क्या कहा कि अभी वो हालत, जनता का सपोर्ट आज भी उनके साथ है। किसने कहा आपको ये? तो मतलब आपने बंगाल के अंदर नहीं देखा, कौन से एसआईआर के प्रभारी को क्या बना दिया? सीधे चीफ सेक्रेटरी नहीं, एसआईआर के उसको तो बनाया क्या, सीएम का ओएसडी। हाँ। और दूसरा जो मुख्य चुनाव आयुक्त था, चुनाव पदाधिकारी चीफ सेक्रेटरी। आप समझ लीजिए कि संस्थाएं बिक चुकी है। देश चलता था संस्थाओं से। कांग्रेस ने इन संस्थाओं को मजबूत किया था, संस्थाओं के व्यक्तित्व को। लोग कहते हैं कि टीएन शेषन से बड़ा सुधारक इस देश ने नहीं देखा कि जिसने
मतलब इंदिरा जी का भी चुनाव रद्द करने की ताकत रखते थे। तो ये देश के लोकतंत्र की खूबी बनाई थी, लोकतंत्र को ताकत देने का काम करा था। और इन्होंने उस लोकतंत्र के अंदर संस्था, कभी भी सरकार कोई व्यक्ति या कोई पार्टी नहीं चलाती है, सरकार चलती है संस्थाओं से, और सरकार का काम होता है संस्थाओं को मजबूती प्रदान करना। और इस देश के अंदर आरएसएस और इस विचारधारा ने इस देश की संस्थाओं को खोखला करके, मतलब आज यहाँ के कुलपति का बयान सुन रहा था मैं कि अरे मैं तो वहाँ जा रहा था तो वहाँ शुद्धिकरण कर दिया। मतलब किस तरह के शब्दों का चयन है। ग्वालियर के आईजी का बयान सुनता हूँ कि सिंह, हाँ क्या डीआईजी है, कौन 30 मार खा है और ये वो। मतलब शब्दों के चयन कैसे हो रहे हैं, क्या नफरत की विचारधारा फैल रही है। रोज वो गरीब बच्चे को इतनी नफरत भर दी जाती है कि वो मस्जिदों के सामने इतनी तेज चिल्लाने लगता है। और क्यों अमित शाह का बेटा जाके तोड़ के बताया किसी दिन शिवराज जी का बेटा पड़ेगा बाहर, कैलाश जी का बेटा पड़ेगा बाहर, ये अमित शाह का बेटा जाएंगे बाहर, पर ये नहीं जाएंगे, है ना। ये जाए कभी ऐसे, और वहाँ ये नारे लगाते दिखे कभी आप कौन से नेता का एक का बेटा दिख गया। वो गरीब परिवार का बच्चा जिसको पढ़ने लिखने का है उसको इतनी नफरत भर देंगे। और उसके बाद अब मैं अंतिम बार आपसे फिर से वहीं ले जाना चाहता हूं। बार बार देश की 140 करोड़ जनता आपकी ओर भी देख रही है, क्या कहेंगे इस बार उस जनता को कि उसको क्या करना चाहिए। देखिए पॉलिटिकल बयान आप दे सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ सब कुछ। आज जो हालात हैं देश के, उससे वो अपना परिवार को कैसे बचा के निकले। बड़ा आर्थिक संकट देश में है, वही मैं कह रहा हूँ। देश की हालत अस्थिरता की ओर है, देश के अंदर गरीब की स्थिति और गंभीर होती जा रही है। मतलब मैं जिस सेक्टर में रहता हूँ, मजदूरी नहीं है, मजदूर तो बड़ी संख्या में मैं गाँव में आपको पहुंच क्या गया। कह रहा हूँ, मजदूर, गरीब, किसान, हर वर्ग अब मजदूर हो गया। 2 ही सेक्टर बचे हैं। आपको ये गलतफहमी है कि किसान भी बहुत बड़ा बचा है। किसान को 5-5 दिन से ट्रालियों के नीचे खुद पड़ा हुआ है, धूप में, 43 डिग्री की धूप के अंदर। उस पर अलग प्रोग्राम करूंगा आपका। प्रोग्राम आप चाहो जब कर लो, मतलब वो हालत तो बहुत बुरी है। सीधी बात है, इस देश की सरकार के को से जवाब मांगना होगा। सीधे तौर पे इस देश की जनता को सही रास्ते दिखाने होंगे, लोगों के लिए बेहतर के लिए काम करने होंगे। क्योंकि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के लिए जब तक काम नहीं होगा, जब तक हम लोगों का विकास नहीं कर सकते। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए आज मैंने आपको मिलवाया है मध्य प्रदेश के युवा तुर्क और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी जी को। कुणाल चौधरी जी का साफ कहना है कि आप कहीं से भी देख लीजिए, किसी भी पैमाने पर खड़े होकर देख लीजिए, देश खोखला हो गया है। देश के अंदर हालात इतने ज़्यादा भयावह हैं इस समय कि अब इसके जो असर हैं वो अगले 1 साल में दिखाई देंगे। ईश्वर से कामना करता हूँ कि देश इस 1 साल में जो हालात बनने वाले हैं उससे उभरे, जैसे हम कोविड से उभरे हैं। निश्चित तौर पे चिंतन और चिंता दोनों करने की ज़रूरत है। नमस्कार।